राकेश सर बाद में जुड़े। सर स्वागत है आपका। सर इसी सवाल को लेकर के मैं आपके पास आ जाता हूं। संजीव सर जब आएंगे तो वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन तब तक मैं ये सवाल आपसे लूंगा। प्लस हरियाणा में जो भी परिस्थितियां हुई, अब जिस तरीके की बात हो रही है, एक चीज और सर, जो आरोप ये लग रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन हो या ईवीएम हो, ये सारी बातें चुनाव हारने के बाद क्यों, जैसा नायब सिंह सैनी ने कह दिया था पहले ही कि अब वो ईवीएम को लेकर के रोना रोएंगे। तो क्या माना जाए, ईवीएम सेट किया गया था, नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया पहले ही कि यही होगा, और उसी को लेकर के लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल क्यों। क्या इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को एक साथ बैठ करके विमर्श नहीं करना चाहिए कि अगले चुनाव में हम किस तरीके से पार्ट करेंगे अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो? देखिए रामप्रकाश जी, कल के नतीजों के बारे में कई कौन से बात करने की जरूरत है। मैं देर से जुड़ा हूं, लेकिन मैं लगातार सुनता रहा यूसुफ साहब को, अजीत सर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कांग्रेस के आला कमान की भूमिका पर होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे ईवीएम। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजे निकलने के बाद आप सबको याद होगा, यूसुफ सर आपको याद होगा अली जनाब, कि एक बैठक हुई थी दिल्ली में, कांग्रेस की समीक्षा बैठक। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। उसकी खबर एक दुनिया भर में छपी थी। उसमें एक वाक्य था कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के हत्यारे इस रूम में मौजूद हैं, इस कक्ष में बैठे। उसमें कमलनाथ थे, तमाम बड़े बड़े दिग्विजय सिंह, तमाम सारे नेता थे, हम नाम नहीं याद दिलाना चाहते। राहुल गांधी का उस दिन जो कहना था और उसके बाद उन्होंने एकदम भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता वे दोबारा स्वीकार नहीं करते। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तब से लेकर आज तक जो मेहनत राहुल गांधी ने की उस पर कोई संदेह नहीं जता सकता। वे सड़कों पर हजारों किलोमीटर चल लिए। ये जो अभी अजीत सर कह रहे थे कि महाराष्ट्र में लग जाना चाहिए या बिहार के लिए कोशिश शुरू करना चाहिए या झारखंड, जैसे बीजेपी या मोदी तत्काल एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते। मेरा ऐसा मानना है कि अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पिछले कुछ सालों से ऐसा ही कर रही है। एक चुनाव खत्म होता है, राहुल गांधी अगली यात्रा पर चले जाते हैं, अगले प्रदेश में पहुंच जाते हैं। हरियाणा के मतदान के अगले दिन वे महाराष्ट्र चले गए, छत्रपति साहू जी महाराज के शहर में, वहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया। हर चुनाव में अब वे वैसे ही सक्रिय हैं जैसे बीजेपी सक्रिय होती है, जैसे नरेंद्र मोदी। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वाली कोई भूमिका अदा नहीं करते, वे सिर्फ एक चुनाव मशीनरी के मुखिया के रूप में काम करते थे। विपक्ष को भी वैसा ही करना चाहिए, सो राहुल गांधी अब कर रहे। अब हरियाणा चुनाव पर लौटे। हरियाणा चुनाव में जो बड़ी गलतियां हुई हैं उनको हम सब बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए, छत्रपों पर अंकुश लगाने का काम आला कमान ने नहीं किया। राहुल गांधी ने कितनी भी मेहनत की हो, कांग्रेस पार्टी ने कितना भी परिश्रम किया हो, हम सब लोग पत्रकारिता के साधारण विद्यार्थी या राजनीति के सामान्य प्रेक्षक के रूप में अगर देखें तो क्या कुमारी शैलजा के 15 दिन को भवन में रहने, कैकई बनकर को भवन में बैठे रहने, और उसमें से भी बचे हुए समय में सिर्फ इंटरव्यू देने आने, और उन इंटरव्यू में भी विष बुझे हुए तीर छोड़ने के अलावा उन्होंने क्या काम किया? क्या कांग्रेस का आला कमान चुनाव में उनके 15 दिन घर बैठने को देख नहीं रहा था? क्या उसे नहीं दिख रहा था कि हर दिन एक चैनल को, एक न्यूज एजेंसी को प्रायोजित इंटरव्यू दे रही है? ऐसा लग रहा था जैसे सवाल बीजेपी की तरफ से आते हैं और उत्तर भी लिख कर दे दिए गए हैं कि उनको ये उत्तर देने। नदी खुद ही नहीं थी, मगरमच्छ कूद पड़े थे। मुख्यमंत्री बनने की दावेदारियां हो रही। तो क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे एक टेलीफोन करके शैलजा से ये नहीं कह सकते थे कि बंद कीजिए ये बयानबाजी, चुनाव हो जाने दीजिए, मुख्यमंत्री जब बनेगा तब बनेगा? इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मैं लेकिन अजीत सर के साथ जाना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि 11% वोट बढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो पिछले 15 सालों में कांग्रेस और बीजेपी में 1-2% के वोटों के अंतर से हार जीत हो जाती है। 2018 में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो कुछ दशमलव कुछ प्रतिशत वोट ज्यादा थे। और कई बार कई राज्यों में ऐसा होता है कि वोट कम मिले होते हैं और पार्टी सरकार बना लेती है। तो यहाँ तो कांग्रेस ने 11% ज्यादा वोट हासिल किए पिछले विधानसभा चुनाव।
तो ये नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस ने चुनाव ठीक से नहीं लड़ा। जो खामियाजा था वो दल गुटी, ये जो झगड़े थे उसका खामियाजा भुगता है, पर वो 11% में कवर हो गया था। अब जो कमी रह गई उस पर बात करना भी जरूरी है। अब कब तक ये देश इस बात पर खामोश रहेगा, कब तक आप कालीन के नीचे ये छुपा देंगे कि आज तक चंडीगढ़ के अनिल मसीह को, जिसे देश के सबसे बड़े इंसाफ के की चौखट से लोकतंत्र का हत्यारा कहा गया, उसे सुई चुभाने की सजा नहीं मिली आज तक, उसे एक दिन कटघरे में खड़ा करने की सजा नहीं मिली। मैं आश्चर्यचकित हूं कि आखिर इस देश में न्याय की सबसे बड़ी आसंदी से ये वाक्य कहे जा रहे हैं कि अनिल मसीह लोकतंत्र का हत्यारा है और सजा दी नहीं जा रही। दूसरा उदाहरण आ जाइए, ले लेते हैं महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां की सरकार असंवैधानिक है, बिल्कुल विधि विरुद्ध बनी हुई है, लेकिन साथ में छेपक जोड़ दिया कि लेकिन सरकार चलती रही। बताइए, दुनिया के विधि शास्त्र में, दुनिया की कानून की किस किताब में ये लिखा है कि कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक पाई गई है, उस सरकार का गठन, उसका बहुमत हासिल करना, फ्लोर पर जो कुछ हुआ वो सब सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे और साथ में ये भी कह दे सरकार चलती रही। और सरकार चलती रहे, आज भी चल रही है, अब तो चुनाव होने वाले। आइए तीसरा प्रश्न जो संजीव सर से पूछा था, संजीव भाई से किसी ने, आपके दर्शक ने, कि लाखों ईवीएम मशीनें गायब हैं। ये सारी घटनाएं, सब कुछ संयोगवश सिर्फ भाजपा के पक्ष में ही क्यों होता है? क्या 11 लाख ईवीएम मशीनों के लापता होने का उत्तर इस देश को नहीं मिलना चाहिए? क्या इस देश को कभी ये जवाब नहीं मिलना चाहिए कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट में मॉक पोल के समय कलेक्टर की मौजूदगी में, निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक की मौजूदगी में वोट किसी को डाले जा रहे थे? बीजेपी को ही क्यों निकल रहे थे? आज तक आपने ऐसा कोई उदाहरण क्यों नहीं देखा कि अंगूठा दबाया हो हाथी पर और वोट कांग्रेस को गया हो, या अंगूठा दबाया हो कमल के निशान पर और पंजे पर गया हो? कोई एक भी घटना आप याद दिला दीजिए जो अखबारों में छपी हो और चैनलों पर आई हो कि गलती से वोट कांग्रेस के खाते में चला गया। ये मशीन भी ऐसी राम की रची है कि वो गलती से वोट भी कमल निशान को ही दे देती। अंतिम बात यह है कि कांग्रेस हो या तमाम जन संगठन हो, एडीआर हो या और कौन सी वो संस्था है, डेमोक्रेसी वाली, नाम भूल रहा हूं, जिसने 79 सीटों पर लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के सबूत पेश किए, तथ्यात्मक रूप से सब कुछ बताया कैसे 79 सीटों पर हार जीत का आंकड़ा बदला है। और चलते चलते ये भी याद कर लीजिए कि लोकसभा चुनाव में 11 दिन बाद वोटों का कुल प्रतिशत अपडेट हुआ। इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी का इंटरव्यू है, उनका बयान है कि किसी भी सूरत में मतदान के दिन आधी रात तक या अधिकतम अगले दिन सुबह 7-8 बजे तक ये अपडेटिंग हो जाना चाहिए। आरपी सर, यूसुफ साहेब, मैं सरकारी नौकरी में भी रहा हूं, 35 साल से 38 साल से पत्रकारिता में हूं, दोनों भूमिकाओं में हर तरह के चुनाव में अपनी भूमिका अदा की। जब वोटों कागज पर मतपत्र होते थे तब मैंने पंचायत चुनाव कराए, विधानसभा चुनाव कराया, लोकसभा चुनाव कराया। पीठासीन मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पर मेरी ड्यूटी लगती थी। मतगणना कराई आधी आधी रात तक, वोटों से गिनती होती थी। सर, जब अखबार में आ गए, पत्रकार हो गए, तो रिपोर्टिंग के लिए मतगणना में रात भर जागते थे, तब दूसरे दिन आ जाती थी पूरी गिनती। आप सब लोग पत्रकार हैं, रहे हैं हमेशा, मुझसे ज्यादा चुनाव आपने कराए और करीब से देखे। क्या इस आधुनिक युग में, इस आईटी युग में, जबकि एक क्लिक पर कोई भी आंकड़ा चंद सेकंड में हाजिर हो जाता है, इस देश के कुल मतदान का प्रतिशत हासिल करने में चुनाव आयोग को 11 दिन लगते हैं और वोट बढ़ जाते हैं करोड़ों की संख्या में? हरियाणा में भी 3 दिन बाद अपडेटिंग हुई है। कोई तर्क है इसका? और हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के घटक दल के रूप में काम करता है। उसकी शासकीय चिट्ठियों में देश के सबसे बड़े दूसरे राजनीतिक दल को लिखे गए उत्तर में
भारतीय जनता पार्टी का स्वर सुना जा सकता है, उसके शब्दों का चयन देख लीजिए। कल भी उन्होंने जयराम रमेश को जो उत्तर दिया, उसकी भाषा देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि 7 लोक कल्याण मार्ग से टाइप होकर आया है, या झंडेवालान से आया है, या दीनदयाल परिषद से टाइप होकर आया और राजीव कुमार ने दस्तखत करके जारी कर दिया। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के समय भी उनके पत्रों की भाषा यही थी। तो अजीत सर, यूसुफ किरमानी साहिब, संजीव टंडन जी, क्या ये देश कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये सब आसमानी सुल्तानी चीज हैं, सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में ही क्यों? क्या इस देश को कभी साफ साफ, पारदर्शी, ईमानदार चुनाव प्रक्रिया की उम्मीद नहीं करना चाहिए? और ये उम्मीद कौन पूरी करेगा? इसके लिए लड़ेगा कौन? तमाम सारे जन संगठन लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक लोकतंत्रकामी संस्थाएं लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी हैं, इतने मुकदमे हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव से पहले वीवीपैट की गिनती का मामला आया, लेकिन जब वहां से भी इंसाफ की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो फिर अंतिम रास्ता क्या? अंतिम रास्ता वही है कि या तो राजनीतिक दल इस तरह के चुनाव से दूर हो जाए, नमस्ते कर लें, या जनता सड़कों पर उतर आए लोकतांत्रिक तरीके से। मैं ऐसा कोई आह्वान नहीं करता हूँ, हम लोग तो गांधी मार्ग के पथे थे। राहुल गांधी को भी अब यह समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि आखिर इन मुद्दों पर आप गुडी गुडी मत मानकर चलिए। जम्मू कश्मीर में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, और यहाँ जो जीत रहे थे वो कैसे हार गए? इन सवालों के उत्तर तो उन्हें ढूंढना पड़ेंगे और कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आरपी जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। जी बिल्कुल।